हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मेरा नाम शहजाद। हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स हर वन शॉट में। ठीक है, हर एक चैप्टर एक शॉट में। ठीक है, एक वीडियो में हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब तक आपने 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब छठा चैप्टर है हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, उसमें क्या होता था, जो स्टेट ने बताया था कि धारा से चुंबक उत्पन्न हो जाती थी, चुंबक की तरह बिहेव करने लगता था। ठीक है, करंट वाला वायर। ठीक है, जैसे वायर है, इसके अंदर करंट भेज दी तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता था। ऐसे ही अब हम पढ़ेंगे कि चुंबक से चुंबकीय प्रेरण के द्वारा, चुंबकीय प्रेरण मतलब चुंबकीय लगाव, उसके कारण विद्युत उत्पन्न होना, विद्युत धारा उत्पन्न होना। ठीक है, ये पढ़ेंगे अब हम। तो समझे, पहले इसे भी पढ़ेंगे हम। ये दूसरा पॉइंट है हमारे इस चैप्टर का। आज हमारा पहला जो पॉइंट है वो क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। पहला पॉइंट क्या है हमारा, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। लग रहा होगा तुम्हें कि कहीं ना कहीं तो ये पढ़ा है। बताओ कहां पढ़ा है आप लोगों ने, कहां पढ़ा है ये आपने पढ़ा है, कहां कहां, पहले चैप्टर में। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स याद है, जिसमें गोस की परिमा आई थी, वैद्युत फ्लक्स। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये चुंबकीय फ्लक्स है भाई, ये नहीं पढ़ा आपने। वो वैद्युत फ्लक्स था। वैद्युत फ्लक्स क्या होता था, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए बराबर, जब हम डॉट हटाते हैं इसके ऊपर से दो वेक्टरों के, तो क्या आ जाता है, कोस थीटा। याद आया कुछ, ये पढ़ा आपने, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। ठीक है, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा, ये पढ़ा था। अब चुंबकीय फ्लक्स क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। या सही है, ये पढ़ा था बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही समझे तुम। मैं क्यों बता रहा हूं तुम्हें, क्योंकि बिल्कुल इस जैसा ही है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स को बस यहाँ पे फाई ई का मतलब क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत फ्लक्स। यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स को लिखते हैं फाई बी से। बी क्या होता है यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, फाई बी बराबर होता है, देखो यहाँ पे ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पे आता है चुंबकीय क्षेत्र। डॉट यहाँ पे भी एरिया आता है, यहाँ पर भी एरिया आता है। किसका आता है, जो हम पृष्ठ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो सुनो, हमने कोई पृष्ठ ले लिया है, कैसी करके बना दो, कैसे भी पृष्ठ ले सकते हो, टेढ़ा मेढ़ा। जो चुंबकीय बल रेखा है इससे होकर गुजरेंगी, जो बल रेखा है इससे होकर गुजरेंगी, वही क्या कहलाएगी, हमारी चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगी। अब जैसे एक लाइन ये जा रही है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे काउंट ना करेंगे। एक लाइन ये जा रही है, इससे कोई मतलब नहीं है, जो जो इससे होकर गुजरी वही क्या कहलाएगी, हमारा चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा। जैसे यहाँ पे हुआ था, डॉट हटाया था हमने। डॉट तो जानते हो अदिश राशि होती है, अदिश प्रोडक्ट है ये। ठीक है, अदिश गुणनफल बोलते हैं इसे, स्केलर प्रोडक्ट या अदिश गुणनफल। जब ये हटाते हैं तो क्या आ जाता है, कोस आ जाता है। बस इतना याद रख लो। वैसे तो 11th की बातें हैं, 11th में प्रूफ कराते हैं। बस इतना याद रख लो, जहां पे भी डॉट होगा ये हटाएंगे तो कोस आएगा। और किरोस होता है, एक होता है वर्ड किरोस। अगर एक किरोस भी लिखा हुआ है तो ये हटाएंगे ना किरोस, तो ये आएगा साइन थीटा। ठीक है, ऐसा होता है। ए किरोस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा। ठीक है, ये होता है, ये किरोस कहलाता है। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब सदिश गुणनफल, ये कहलाता है अदिश गुणनफल। ठीक है, जब अदिश हटता है तो कोस आता है और सदिश हटता है तो साइन आता है। ठीक है, ये बातें वैसे 11th क्लास की, मगर ये याद रखो आगे भी काम आती रहती है हमारे। ठीक है, 12th में भी। जैसा अब यहीं पर आ गई कि डॉट हटाया तो क्या आ गया यहाँ पर, कोस। ठीक है, बी क्या है यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र। ये जो दिखाई दे रहा है तुम्हें क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र। ए क्या है, इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल है। जब हमने डॉट हटाया तो बी है कोस थीटा। अगर एंगल क्या हो, 0 डिग्री दिया हो, मतलब पृष्ठ और चुंबकीय क्षेत्र के बीच 0 डिग्री का एंगल हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फाई बी बराबर हो जाएगा बी ए। फाई बी बराबर बी ए। यहाँ पर इसका मात्रक जो होता है वो होता है वेबर। क्या मात्रक होता है इसका, वेबर। इसका मात्रक होता है वेबर। ठीक है, फाई बी का तुम्हें याद होगा, वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक था वो वेबर नहीं होता। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक किससे निकालते हैं हम। ठीक है, इसका होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन सॉरी यही बराबर होता है एफ अपॉन क्यू, न्यूटन प्रति कूलाम, और इसका होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, इसका मात्रक आता है। लेकिन इसका मात्रक क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स का, वेबर। ठीक है, तो फाई बी बराबर बी है। यहां तक याद हो जाएगा, आगे हमें इस्तेमाल करना है। वैसे रटने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे मगर समझो एक बार फिर। जैसे वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा याद करी थी आप लोगों ने, ऐसी इसकी याद रख लो। सुनो, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की, मतलब चुंबकीय बल कह दो चाहे, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। फाई बी बराबर बी ए कोस थीटा।
ठीक है, बताइए यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक पर चले। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। समझो, इसे ही याद हो जाएगा, बेफिक्र रहो। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, सुनो। ओर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ के आए थे, पिछले से पिछले में चौथे चैप्टर में पढ़ा था हमने, गतिमान आवेश और चुंबकत्व में। ओर्स्टेड ने क्या प्रयोग किया था कि जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं, मान लो ये वायर है मेरे पास, तार है, इसके अंदर मैं करंट फ्लो कर दूं तो इसके करंट की वजह से चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ओर्स्टेड का प्रयोग है, याद है? इस पर उन्होंने बायो-सेवर्ट ने एक्सपेरिमेंट करके बताया भी था कि चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो किन किन चीजों पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक थे फेराडे, क्या नाम था उनका? फेराडे। तो इन्होंने सोचा कि यार इसका उल्टा प्रभाव भी तो होना चाहिए। उल्टा प्रभाव मतलब जब तुमने करंट भेजा तार के अंदर, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हो, तो चुंबक से धारा भी तो उत्पन्न हो जानी चाहिए। ये उन्होंने सोचा, ये इनके माइंड में आया। तो इन्होंने एकदम क्या करा, एक कुंडली बनाई बिना उसकी। अब ये लिख देता हूं, है ना। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यह है दूसरा टॉपिक, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यह लिख देता हूं। उन्होंने क्या करा, एक बिना बैटरी की एक कुंडली बनाई, कोइल बना दी, और यहां पे क्या लगा दिया? धारा मापी। क्या लगा दिया है कि जब धारा बहेगी इसमें तो मैं देख लूंगा, ठीक है, ये पता चल जाएगा इसमें, ये जो एरो है ये हिलेगा, डिफ्लेक्शन होगा इसमें, विक्षेप होगा, विक्षेप। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक कुंडली बनाई, उसे धारा मापी से जोड़ दिया, और एक क्या लेकर आए? मैग्नेट। ये उठा के कभी यहां कभी यहां कभी यहां सब जगह रख के देखते रहे कि भाई इसमें कोई विक्षेप हो, लेकिन ये बिल्कुल भी टच से मस ना हुई, जैसे सुई थी वैसी की वैसी ही रही। ठीक है, तो उन्हें बहुत दिन हो गए एक्सपेरिमेंट में, तार बदल बदल के देखते रहे, कुंडली कभी कॉपर का, कभी एल्युमिनियम का, कभी लोहे का, जैसे कैसे कैसे तार लगाए उन्होंने। ठीक है, मगर इसमें कुछ भी विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ। ठीक है, तो वैसे तो ये कहा जाता है कि एक बार कुंडली और मैग्नेट रखी हुई थी ऐसे पास में उसके, जैसे वो किसी टेबल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कुंडली रखी थी ऐसे करके लपटी हुई, है ना, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था यहाँ पर, धारा मापी, और क्या रखी थी यहाँ पर? चुंबक। अब उन्हें गुस्सा आया, उन्होंने सोचा यार ये एक्सपेरिमेंट बेकार है, होगा नहीं, चुंबक से धारा नहीं बहेगी। जैसा ओर्स्टेड ने बताया था धारा से चुंबक उत्पन्न हो गई थी, ऐसी चुंबक से धारा उत्पन्न नहीं होगी। तो उन्होंने गुस्से में ऐसे चुंबक को ऐसे करके फेंका जल्दी से, जैसे चुंबक गई यहाँ से बहुत तेजी से, तो एकदम यहाँ पे ऐसे करके हिलाए। वो ताज्जुब, मतलब अरे वाह एक्सपेरिमेंट हो गया। इसका मतलब वो अब तक क्या कर रहे थे? बहुत आराम से रख के देख रहे थे चुंबक को, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, तो कुछ भी ना हो रहा था। लेकिन जैसी गति कराई, मोशन हुआ ऐसे ऐसे, तो क्या हुआ? एकदम से इसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ, यूं करके। बात समझ में आ रही है? फिर उन्होंने चुंबक को एक जगह रखा, जैसे तुम्हें दिख रही होगी रखी हुई, फिर कुंडली को उठा के ऐसे कराया, ऐसे चलाया, तो जब ऐसे चलाया तब भी इसमें यूं कर करके सुई हिली धारा मापी में। बात समझ में आ रही है? तो इसे ही बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस घटना को क्या बोला गया? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। मतलब चुंबक के प्रेरण से क्या उत्पन्न हो गई? विद्युत। जब विद्युत उत्पन्न हुई इसमें करंट, तभी तो ये सुई हिली। बताओ बात समझ में आ रही है? तो ये कहा उन्होंने। क्या कहेंगे तो हम इसमें, तो इसी परिभाषा सुनो, बहुत आराम से अपना आप लिख दोगे तुम बन गए। क्या लिखोगे? जब किसी चुंबक अथवा कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती है, कैसी गति होती है? सापेक्ष गति होती है, तो कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। कैसी धारा उत्पन्न हो जाती है? प्रेरित धारा, इसे इंग्लिश में इंड्यूस करंट कहते हैं। ठीक है, प्रेरित धारा का मतलब होता है, धारा क्यों नहीं कह रहे हैं यहाँ पे? प्रेरित मतलब किसी की वजह से धारा उत्पन्न हुई, इसमें इस चुंबक की वजह से ही तो धारा उत्पन्न हुई, तो उसे बोलते हैं प्रेरित धारा। जो किसी दूसरे की वजह से उत्पन्न हो उसे बोलते हैं प्रेरित धारा, उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यहां तक बताइए, बात समझ में आ गई? उनसे फिर ये पूछा गया कि यार एक बात बताओ कि जब तुम चुंबक को से पास ला रहे हो तब भी धारा उत्पन्न हुई, तब दूर ले जा रहे हो तब भी उत्पन्न हुई, ठीक है, तो कैसे उत्पन्न हो रही है? इसकी दिशा क्या है? दिशा और बता दो। तो उन्होंने दिशा भी बताई भाई इसकी, कैसे? सुनो,
इसके लिए मैं यहां पर 4 कुंडली बना देता हूं, ठीक है। एक तो ये हो गई, एक चुंबक ये ले लो NS, एरो का मतलब यह है हम चुंबक को इसके पास लेकर आ रहे हैं। दूसरी यहां समझो, चारों से समझ में आ जाएगी बात। इसका मतलब यह है NS, हम इसे दूर लेके जा रहे हैं, ठीक है। इसी टाइप से तुम यहां पे बना सकते हो। अब कैसे तुम S को पास लेके आए थे, S को दूर लेके जा रहे थे, अब कैसे क्या करो, यहां पर N को पास लेके आ जाओ। चौथे में क्या करो, यहां पर N को दूर लेके चले जाओ। बताओ सही है? मतलब होना क्या चाहिए, मोशन ही होना चाहिए। मोशन मतलब गति होनी चाहिए, चुंबक हो या फिर कुंडली हो, इन दोनों में से कोई भी एक गति में हो, ठीक है। जैसे इसे मान लो चुंबक और इसे मान लो कुंडली, ठीक है। ऐसे समझो, ये कुंडली रखी है यहां पे, इसमें क्या लगा हुआ है, सिर्फ मतलब बैटरी नहीं है, सिर्फ धारामापी है। बैटरी ना है जिसकी वजह से धारा बहे, क्या है, धारामापी। अब मैं इस चुंबक को ऐसा करके लेके जा रहा हूं, ऐसा, तो चुंबक क्या है इस टाइम, मोशन में, गति में। तो इसमें क्या हो रहा होगा, जो इसमें धारामापी लगी हुई है उसकी सुई ऐसे हो रही होगी, इधर उधर इधर उधर। बात समझ में आ रही है? तो इस घटना को क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखो परिभाषा सुन लो, याद हो जाएगी, आराम से लिख के आओगे तुम बहुत। कैसे, सुनो फिर दोबारा सुनो। जब किसी, अब या तो इसे गति में कर लो, है ना, ऐसे, या फिर चुंबक को ऐसे रख लो स्थिर। अब इसे कुंडली को उठाओ ऐसा करके पूरी को, तब भी क्या हो रहा होगा, उसमें धारा उत्पन्न हो रही होगी। बात समझ में आ गई? अब इनमें से दोनों में से कोई भी एक चीज क्या होनी चाहिए, गतिमान होनी चाहिए। तो इसी से हमने परिभाषा बनाई, जब किसी चुंबक अथवा कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती है तब कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। किसने प्रयोग करा था, ये फैराडे ने। अब उन्होंने धारा की दिशाएं बताई। देखो सुनो, धारा की दिशाएं कैसे कैसे होती हैं। जब हम S इसके समीप लाते हैं तो इसमें जो धारा होगी वो S की तरह ऐसा करके बना दोगे, मतलब इसकी डायरेक्शन मिल गई हमें, वो बोले ऐसे करके करंट फ्लो हो रहा होगा इसमें, ठीक है, क्लॉकवाइज। अगर हम S को दूर लेके जाते हैं तो S का उल्टा क्या होता है, N, तो यहां पे N बना दोगे। लो, मिल गई धारा की दिशा। समझ तो रहा हूं यहां पे कैसे बनाया हमने N। इसकी धारा की दिशा निकालने का तरीका है कि N को ऐसे करके बना दो, यूं करके, तो इससे धारा की दिशा ना मिल गई हमें। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार यहां पे S को कैसे करके बना दिया हमने, यूं करके, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो हमें धारा की दिशा मिल गई। समझ में आ रही बात? आगे सुनो, जब हम N को पास लाते हैं तो इसमें N की तरह ही धारा बहेगी। लो, मिल गई। अगर हम N को दूर लेके जाते हैं तो N का उल्टा क्या होता है, S, तो हमें S की तरह धारा मिलेगी, मिल गई, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये उन्होंने दिशाएं बताई। किन्होंने बताई, फैराडे ने बताई कि चुंबकीय वो विद्युत धारा की जो दिशा है वो तुम इस टाइप से निकाल लोगे कि इधर से इधर को जा रही होगी, इधर से इधर को आ रही होगी। जब तुम चुंबक को कुंडली के पास लेकर आओगे तो इस टाइप से क्लॉकवाइज धारा बहेगी, और जब दूर लेकर जाओगे एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम पहले जिक्र कर चुके हैं, याद है अपने चैप्टर में, चौथे चैप्टर में, कि विद्युत धारा की दिशा क्लॉकवाइज कि मतलब इधर को जा रही है तो राइट हैंड थंब रूल लगाया था, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर, याद है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो जब हमने लगाया था राइट हैंड थंब रूल तो चुंबकीय क्षेत्र की बाहर की ओर। यह हम बात कर चुके हैं कौन से चैप्टर में, चौथे चैप्टर में। अगर आपने वो वीडियो ना देखी है तो उस पर जाइए और देखिए जरूर, ठीक है, हमारी वीडियो। तो शुरू करें फिर, समझ में आ गई भाई ये बात है? फिर एक बार सुन लो और तुम बता दो क्या, जब किसी चुंबक अथवा कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती है, सापेक्ष का मतलब होता है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हो, सापेक्ष गति। जैसे हम बाइक से जा रहे होते हैं, ठीक है, सड़क पे कोई आदमी खड़ा हुआ है तो हम उसके सापेक्ष क्या है, गतिमान है। बात समझ में आ गई? ये मतलब होता है सापेक्ष का, ठीक। कोई भी एक चीज गतिमान हो, या मैं खड़ा हुआ हूं, कोई दूसरा बाहर को निकल के जा रही हो, बस जा रही हो, बस में हमारा दोस्त बैठा है, वो जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, सापेक्ष बोली जाएगी, सापेक्ष गति, ठीक है, रिलेटिव मोशन। तो फिर दोबारा सुनो, जब किसी चुंबक अथवा कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्लियर? अब एक बात सुनो, जब ये फैराडे प्रयोग कर रहे थे, ये वाली बात बता रहे थे, तो एक वैज्ञानिक थे लेंज। क्या नाम था उनका? क्या नाम था? लेंज। वो इसे देख रहे थे, इस पे एक्सपेरिमेंट को उनके बगल में खड़े हुए देख रहे थे।
अच्छा ये एक्सपेरिमेंट कर दिया तुमने। तो उनके माइंड में एक आइडिया आया लेंज के, वो बोले यार ऐसा नहीं लग रहा तुम्हें कि जिसकी वजह से इसमें धारा उत्पन्न हो रही है ये उसी का विरोध कर रही है, ये बोले वो। मतलब देखो सुनो, देखो हम एस इधर को लेके गए तो यहां भी एस, यहां पर भी एस, यहां पर भी एस, यहां पर भी एस, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रतिकर्षण हो रहा होगा, तो इसका मतलब ये उसी का विरोध कर रही है जिससे की वजह से उत्पन्न हो रही है। जब हम एस को दूर लेके जा रहे हैं दूर, तो इसमें क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। ये कह रही है आगे चिपक जा, यहाँ पे क्या कह रही है कि यार आगे चिपक जाना चाहिए तुझे, देखो नॉर्थ और ये साउथ। और यहाँ पे क्या कह रही है, जब ये पास आना चाह रही है चुंबक, उन्हें ना दूर हट, दूर हट, देखो प्रतिकर्षण हो रहा है। समझ में आ रही बात क्या हुआ इसका मतलब। तो उन्होंने क्या कहा, इसे बोलते हैं लेंज का नियम। ये दूसरा टॉपिक था हमारा। तीसरा क्या है हमारा इसी चैप्टर का, लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या है, प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, किसी भी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, ये उस कारण का विरोध करती है जिससे कि ये स्वयं उत्पन्न होती है। मतलब जब दूर जाती है तो कहती है पास आ जाओ, जब पास आती है तो कहती है दूर जाओ, ये मतलब है इसका, ठीक है। देखो देखो पास आ रहा है चुंबक, तो इसमें भी एस की तरह धारा बह गई है ना, ऐसे करके क्लॉकवाइज। तो इससे क्या करें, दूर जा। अब ये चुंबक दूर जाने लगा तो ये क्या कर रही है, पास आ जा, देखो नॉर्थ हो गया, ठीक है। तो मतलब ये इसे सपोर्ट करने लगी और यहाँ पे इसे क्या कर रही है, अपोज कर रही है। यहाँ पे इसका विरोध कर रही है, यहाँ पे इसका क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा लेंज ने, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, ये उस कारण का विरोध करती है जिससे कि ये स्वयं उत्पन्न होती है। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़े। चारों पॉइंट समझ में आ गए चारों, ठीक है। लेंज का नियम यहाँ पे लिखोगे तुम तीसरा नंबर डाल के, ठीक है। दो ये हो गए, तीसरा ये था लेंज का नियम। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने इस चैप्टर का, चुंबकीय फ्लक्स पढ़ लिया, फाई बी बराबर बी है या फाई बी बराबर बी है कोस थीटा। और क्या पढ़ा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ लिया दूसरा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, ये तो चैप्टर का नाम ही डाल दिया ना, चैप्टर चल रहा हमारा। तीसरा टॉपिक क्या है हमारा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंधित नियम। संबंधित नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंधित नियम। इन्होंने अपने दो नियम दिए थे फैराडे ने इसके ऊपर, इस बात के, और मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। मगर बच्चे पता ना कभी कभी गलती कर बैठते हैं, जो मतलब ज्यादा समझ के नहीं पढ़ते हैं। किरचॉफ का नियम आता है, हम जब कॉपी चेक करते हैं तो हम पता चलता है किरचॉफ का नियम आया जैसे, तो किरचॉफ के भी दो नियम दिए थे, जबकि वो अलग है बिल्कुल। तो बच्चे फैराडे के लिखे आते हैं, या फैराडे का आए थे तो किरचॉफ वाले लिखे आते हैं, तो इसलिए इस पर ध्यान देना, ठीक है। फैराडे का जबकि बिल्कुल अलग है, उसके अलग है भैया बिल्कुल, ठीक है। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में दो नियम दिए फैराडे ने। क्या लिखोगे यहाँ पे, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में दो नियम दिए। प्रथम नियम, इसका कोई नाम भी नहीं है, तुम्हें याद होगा किरचॉफ ने जो दो नियम दिए थे उनका नाम था, पहले वाले का नाम था संधि नियम, याद है, दूसरे का नाम था वोल्टा नियम या लूप का नियम, ठीक है, ऐसे करके। इसका बस प्रथम नियम ही कहेंगे, देखो प्रथम नियम बस। हाँ भाई सुनो, प्रथम नियम समझने से पहले बात सुन लो मेरी एक, तुम्हें बनाना नहीं है डायग्राम, मैं तुम्हें यहाँ समझाने के लिए बना रहा हूँ। फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया, वो तो बीच में लेंज कूद गए, उन्होंने अपना नियम दे दिया लेंज ने, ठीक है। फैराडे अभी रुके थोड़ी थे, जब उन्होंने बात समझी बताई तो तब उन्होंने अपने नियम दिए थे दो। क्या कि जब हम देखो चुंबक को इसके पास लेकर आएंगे, समझो पास लेकर आ रहा है, तो इसमें होता क्या है, इसमें फ्लक्स डिफ्लेक्शन जो हुआ ना देखने को मिला, हिली जैसे हुई, वो क्या मतलब था, क्यों हिली। तो जब हम पास लेकर आएंगे तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स जो होगा, चुंबकीय बल रेखा है, चुंबकीय बल रेखा है बहुत हो जाती है जब पास आएगा। खुद सोचो, जब हम चुंबक को पास लेकर आ रहे हैं, कुंडली के, ये कुंडली है, ये चुंबक है, पास ला रहे हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये बताओ। तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, बहुत सारी बल रेखा इससे होकर गुजरेंगी। जब हम दूर लेके जाते हैं तो बल रेखा क्या होती है, कम होने लगती है। बल रेखा क्या होंगी, खुद सोचो, देखो अभी पास लाया था, अभी मैं दूर ले जाने लगा, अब मैं चुंबक को क्या ले जा रहा हूं, दूर, तो बल रेखा क्या होगी, एक आध रह जाएगी, एक इधर हो जाती है, बस ऐसा, ठीक है, ऐसा। अभी कितनी जा रही थी इससे, 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे कितनी जा रही है, 3। जैसे जैसे दूर जाएगी और दूर ले जाओगे इसे, तुम और दूर ले जाओगे तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब यह हुआ, जब हम चुंबक को इसके समीप लाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है, दूर ले जाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, घट जाता है,
ठीक है, समझ में आ रही बात, घट जाता है। और ये कब तक होता रहता है ऐसा, बढ़ना घटना बढ़ना घटना बढ़ना घटना, कब तक होता है, जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और जहां पे प्रेरित धारा उत्पन्न होगी तो वहां पे उत्पन्न होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। समझ रहे होंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसे हमने ई से लिखते हैं, ठीक है, ये हम आगे लिखेंगे। तो एक पहला नियम सुनो, अब देखो याद हो जाएगा, तुम्हें बहुत आराम से याद होगा, ठीक है। जब किसी चुंबक से कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, जो इससे जुड़ा हुआ है चुंबकीय फ्लक्स, ये बल रेखाएं देख रहे हो तुम, जो बल रेखाएं होती हैं वही क्या होती है, चुंबकीय फ्लक्स होती हैं। ये तो पढ़ा था अभी हमने, जो बल रेखाएं होती हैं उन्हें काउंट कर लो जो इससे होकर गुजर रही है। अब ये नहीं गुजर रही, देखो ये वाली, तो ये चुंबकीय फ्लक्स में नहीं आएगी। चुंबकीय फ्लक्स में कौन कौन सी आ रही है, ये सब। तो जो बल रेखाएं होती हैं वही चुंबकीय फ्लक्स होती हैं। तो हम क्या परिभाषा है, ध्यान से सुनना, प्रथम नियम क्या है, जब किसी चुंबक से कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में एक प्रेरित धारा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और ये तब तक प्रेरित रहता है जब तक कि इसमें परिवर्तन होता रहता है। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं, जब तक कि इसमें परिवर्तन होता रहता है। मैं लिखवा देता हूं, देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई। जब किसी चुंबक से कुंडली के कर देना, कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में एक प्रेरित धारा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल। तुम पेपर में भी ऐसे लिख सकते हो, कभी सोच रहे हो विद्युत को ऐसा लिखा सर ने, वाहक को ऐसा लिखा, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और ये तब तक प्रेरित रहता है जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। ये पहला नियम था, याद कर लो, ठीक है। ध्यान ऐसे ही लगाओ कि यार एक कुंडली है और एक चुंबक है, हम उसे ऐसे चला रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर रहे हैं, और ये परिवर्तन कब तक होता रहेगा, जब तक, मतलब तो परिवर्तन कर रहे हैं, जब परिवर्तन कर रहे हैं तो क्या उत्पन्न हो रहा है, प्रेरित धारा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल। जब प्रेरित विद्युत वाहक बल कब तक उत्पन्न होगा, यह धारा, जब तक कि तुम परिवर्तन करते रहोगे। जैसे तुम रोक लोगे, लो चुंबक रोक लिया ना, तो क्या हो गया, खत्म, ना प्रेरित धारा है ना प्रेरित विद्युत वाहक बल है। कब तक है, जब तक तुम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर रहे हो। ऐसे करके याद रखो, याद हो जाएगा। जब किसी चुंबक से किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में एक प्रेरित धारा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और ये तब तक उत्पन्न होता रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। क्लियर हो गया पहला नियम। दूसरा देखते हैं, ठीक है, नोट कर लेना। दूसरा नियम पहले नियम से ही लिया गया है। दूसरा नियम जो है, क्या डालोगे तुम, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ वो डिपेंड करता है माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इससे याद रखना, देखो कैसे याद करोगे, सुनो। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। कहां से चले हम, पहले तो ये बात लिख दो, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। देखो कैसे, चुंबकीय फ्लक्स में किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स
परिवर्तन, डेल्टा का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में डेल्टा लग जाए परिवर्तन होना, है ना। परिवर्तन की फिर क्या है माइनस ऋणात्मक दर, दर का मतलब क्या होता है बटे में समय आना, ये भी पहले बता चुका हूं मैं विद्युत धारा वाले चैप्टर में कि ठीक है, जब भी कहीं भी दर आ जाए तो समझ लो बटे में क्या है अपॉन में समय आया हुआ है, दर के बराबर होता है। अब एक बात और सुनो, यदि कुंडली में फेरों की संख्या क्या है n हो तब तो क्या आ जाएगा E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये आ जाता है। अगर हम डेल्टा बाहर ले लें तो क्या आ जाता है एन फाई अपॉन डेल्टा टी, ये दूसरा नियम है भाई। जहां एन फाई जो होता है, फ्लक्स का मतलब क्या है फाई का, ये बताओ। ये देखो तुम यहां बी लगा सकते हो, मैंने पहले ही बताया जब हम वैद्युत फ्लक्स पढ़ा रहे थे कि अगर ना भी लगाओगे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि थ्योरी में तो तुम लिख ही रहे हो चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। यहां देखो बी क्यों लगाया था हमने, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स आता है तो उसे फाई ई से लिख देते हैं, चुंबकीय फ्लक्स आता है तो उसे फाई बी से लिख देते हैं, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है, तो ई बराबर क्या है माइनस डेल्टा एन फाई बी अपॉन डेल्टा टी, जहां ये फाई बी जो होता है फाई बी, ठीक है, इसे बोलते हैं फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, मतलब बहुत सारे फ्लक्स, बहुत सारी बल रेखाएं एक जगह इकट्ठी हो रही हो, तो एन क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स, और बहुत सारी फ्लक्स इकट्ठी हो रही हैं, इन दोनों को मिला के एन फाई बनता है, ठीक है। तो एन फाई क्या होता है एन फाई, इसे बोलते हैं हम फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या है, ये लिख देना इसके नीचे कि जहां एन फाई फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या है, फ्लक्स ग्रंथिताओं, जहां पे फ्लक्स का मतलब चमकना, ग्रंथिताओं मतलब जहां पे बहुत सारी पूरी बीम मतलब बहुत सारी रेस, बहुत सारी किरणें एक साथ इकट्ठी हो रही हो तो उन्हें बोलते हैं, ठीक है। जहां एन फाई क्या है फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या। ये बता दो फैराडे ने जो दो नियम दिए थे याद हो गए, क्या था पहला, किसी चुंबक से कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, या चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन किया जाता है उससे प्रेरित धारा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और वो कब तक होता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते रहते हो। दूसरा क्या था, चुंबक प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो एन हो तब तो एन से गुणा कर दी, डेल्टा बाहर ले लिया एन फाई बना, एन फाई क्या कहलाता है फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या कहलाता है। यही फैराडे का दूसरा नियम है, इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आ जाता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए, ठीक है, तो लिखिए आना। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, स्वीय प्रेरण। कितने पॉइंट पढ़नी अब तक हमने, चुंबकीय फ्लक्स नंबर 1, नंबर 2 में क्या पढ़ा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, नंबर 3 पर पढ़ा लेंज का नियम, नंबर 4 में पढ़ा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, और नंबर 5 क्या है हमारा स्वीय प्रेरण, इसे इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। ये क्या होता है भाई सुनो, सेल्फ इंडक्शन क्या है, सेल्फ मतलब अपने आप, इंडक्शन मतलब प्रेरण होना, है ना, इंडक्शन देखते हैं जो अपने आप हुआ। इसके लिए हम कॉइल से समझाएंगे तुम्हें। मान लो हमारे पास एक कॉइल है, ये हमने यहां से इसे करंट फ्लो करा दी बैटरी से, यहां पे एक कुंजी लगा दी, ठीक है। जब हम कुंजी को ऐसा करके दबाएंगे, ऐसा करके जोड़ दिया, ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो होगी, तो इसमें करंट फ्लो होने लगी ऐसा, सही है। करंट ऐसी तो जाती है प्लस से माइनस की, और ये माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का, और ये क्या कहलाता है यहाँ पे धारा नियंत्रक, जो धारा को कंट्रोल करता है, ठीक है। एक बात बताओ, इसमें इस टाइम धारा ज्यादा होगी या कम, इस परिपथ में देख के बताओ क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि देखो धारा यहां से जा रही थी, सारी की सारी पूरी परिपथ में जा रही है, ये धारा नियंत्रक दिख रहा है तुम्हें, रेसिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, इसमें बिल्कुल भी धारा बेकार होकर नहीं जा रही, तो इसका मतलब बैटरी में से जितनी भी धारा निकली पूरी इस परिपथ को मिल रही है और वापस आ रही है। बात समझ में आ रही है। अब मैं कहूं धारा कम कर दो भाई, क्या कर दो,
धारा कम करना चाह रहे हैं, तो तुम क्या करोगे, तुम कहोगे सर इसे उठा के ना यहां लगा दो, बिल्कुल कोने में को, लो लो धारा कम हो गई। अब धारा कम ना मिल रही होगी यहां पर, देखो जागी तो मगर ऐसे ही, अब मगर क्या हुआ, करंट ऐसे गई तो इसमें बेकार हो गई तो जा रही है, जब बेकार हो गई जा रही है तो यहां पे धारा क्या मिल रही है हमें, कम। बताओ सही है। तो अब होता क्या है, हम इसकी परिभाषा कैसे लिखते हैं स्वीय प्रेरण की, जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, मतलब परिवर्तन मतलब बढ़ाया जाता हो या फिर घटाया जाता हो, तो उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, उसी में अपने आप हुई, उसी के अंदर हमने ना करी, अपने आप हो गई, उस इसी घटना को क्या कहते हैं, स्वीय प्रेरणा कहते हैं। बस याद हो गया, सुनो दोबारा। जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, धारा कौन सी, जो मेन धारा थी, जो तुम बैटरी से दे रहा था, मुख्य धारा दे रहा था, ठीक है, तो उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है जब हम परिवर्तन करते, तब जब हम परिवर्तन करते हैं तब। इससे अगला टॉपिक पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब अन्योन्य प्रेरण, उसका भी सुन लो हाथों हाथ। उसमें क्या होगा, उसमें दो कुंडली लगी हुई होंगी बराबर बराबर रखी हुई, एक कुंडली में हम बैटरी से धारा के मान में परिवर्तन करेंगे, तो दूसरी में हमें विक्षेप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण। वहां पे दो की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे क्या है, एक ही। ये भी बात सुन लो, अभी अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा, वैसे समझ में आ जाएगा। जैसे कि तुमने देखा होगा, जैसे कि मोबाइल रखा हमारा किसके ऊपर, टीवी के ऊपर, ठीक है, एकदम से टीवी मतलब मोबाइल पे बेल बज गई या टीवी चलने लगा, एकदम से टीवी ऑन कर दिया किसी ने, हमारे मोबाइल पे घड़घड़ाहट की आवाज आती है, जब हम मोबाइल पे बात कर रहे हैं एकदम टीवी बज गया, ठीक है। या टीवी उसके ऊपर बात कर रहे हैं, हम फ्रिज के पास खड़े हैं, एकदम से लाइट आ जा फ्रिज में, तो इसका मतलब दो कुंडली ना हो गई, एक हमारी मोबाइल और एक क्या हो गया, ठीक है, फ्रिज। तो ऐसे इस घटना को क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण, जहां पे दो कुंडली हो। लेकिन यहां पे क्या हुआ, एक ही कुंडली। दो कुंडली जहां पे होती है अन्योन्य प्रेरण, उसका उदाहरण है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में भी दो कुंडली लगाई जाती है भाई, ठीक है। अब अन्योन्य प्रेरण में क्या होगा, दो कुंडली। स्वीय प्रेरण में क्या है, एक। देखो स्वीय का मतलब ही समझो अपने आप, सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, अपने आप ही प्रेरण हो रहा है इसके अंदर, एक ही कुंडली थी, उसी के अंदर धारा का मान में परिवर्तन किया तो उसी में एक धारा अपने आप उत्पन्न हो गई। इसी घटना को क्या कहते हैं, स्वीय प्रेरण। बताओ याद हो गया, क्या कहोगे, एक बार मेरे साथ रिपीट कर लो। जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, ब्रैकेट में चाहे ये भी लिख सकते हो तुम, धारा को बढ़ाया जाता है अथवा घटाया जाता है अथवा बंद किया जाता है, तीनों में से कुछ भी कर सकते हो तुम। धारा को बढ़ा दो, बढ़ाना दी है, देखो, धारा को कम कर दो, कम ना कर दी, या बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो, यहां से बंद करा हुआ इस टाइम खोल दो, ठीक है। तो क्या होगा, तीनों ही घटना में क्या होगा, उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जो कि क्या करती है। अब आगे की बात सुनो, ठीक है। इस घटना को क्या कहते हैं, स्वीय प्रेरण कहते हैं। जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई, जो अभी हम बता रहे थे ना, लेंज ने जो बताया था कि उसका विरोध करती है, वो बात अब यहां पर समझो फिर दोबारा। एक बार बताओ, इसमें धारा कैसे चल रही थी, इसमें ऐसे जा रही थी, इधर कोई तो और जा रही है, देखो प्लस से माइनस की ओर जाती है, कैसी घूम के जाए, चाहे आना यही है, ठीक है। तो इसमें प्रेरित धारा की जो दिशा होगी वो कैसे होगी, विपरीत। ये बात समझो अब, प्रेरित धारा कैसी होगी, विपरीत दिशा में। अब तुम कहोगे ऐसा क्यों, तो ये उसका विरोध करेगी भाई। यहाँ पे धारा क्या कर रहा हो, तुम लगातार बढ़ा रहे हो, यहाँ पे था पहले, देखो दिख रहा है, यहाँ पे तुम खट 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 यहाँ पे ला दिया, यहाँ पे ला दिया, तो इसका मतलब करंट को लगातार बढ़ा रहे हो। जब करंट इंक्रीज होगी तो प्रेरित धारा उसे क्या करने लगेगी, अपोज करने लगेगी, मतलब उसका विरोध करने लगेगी। प्रेरित धारा कहेगी हम तुझे बढ़ने ना देंगे। जैसे मैं अभी तुम्हें बता रहे हैं, चुंबक लेकर आ रहे हैं हम पास में कुंडली के, तो ये कह रही थी भाग यहां से, और जब दूर लेके जा रहे थे तो कह रही थी आजा, याद है। तो वही बात यहाँ पे होती है, प्रेरित धारा का काम ही है। तो इसमें तुम लगातार, इसका मतलब इस परिपथ के अंदर धारा को बढ़ा रहे हो। जब धारा को बढ़ा रहे हो तो प्रेरित धारा क्या कहेगी, उसका विरोध करेगी, और विरोध का मतलब क्या होता है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगेगी। ये किस्म से इसे ऐसे समझो, प्रेरित धारा जो होती है ना, एक किस्म से दोस्त का काम करती है। जैसे दोस्त जो होते हैं ना, ज्यादातर तुमने देखा होगा कि जब तुम ऊंची तरक्की कर रहे हो तो दूसरा दोस्त क्या करता है, तुम्हारा साथी दोस्त तुम्हारी टांग खींच लेता है। वो सोचता है यार किसी भी हालत में ऊपर न जाए, ये बहुत तरक्की कर रहा है, ठीक है, वो काम होता है इसका दोस्त का। अब इसकी बात सुन लो, जब प्रेरित धारा की तुम्हारी यहां से जो धारा दी है उसकी दिशा तो अब भी यही है ना, मगर क्या कर रहा हो तुम, लगातार कम कर रहे हो, यहां से यहां पे आया होगा,
इस पे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, ऐसे करके ये एरो, तो इसका मतलब यहाँ धारा लगातार कम कर रहे हो, तो लगातार कम होते होते अगर मैं इसे और इधर ले जाऊं तो खत्म ना हो जाएगी धारा, तो पता प्रेरित धारा क्या करेगी इसमें, इसे अपोज सपोर्ट करने लगेगी, सॉरी क्या करने लगेगी, सपोर्ट। प्रेरित धारा की दिशा कैसी हो जाएगी, ऐसी। तो ये प्रेरित धारा कहती है, जो अभी कह रहे थे ना दोस्त का काम करती है, ना मैं तुझे मरने नहीं दूंगी, बेफिक्र रहो, कुछ टाइम तक तो मैं तुझे जिंदा रखूंगी, ठीक है, ये कहती है प्रेरित धारा इससे। देखो सपोर्ट करने लगी, देखो मरने के हालात पे होगा नहीं इसका, लगातार कम हो रही, लगातार कम हो रही, लगातार कम हो रही, तो एकदम से प्रेरित धारा की दिशा सपोर्ट करने लगी, उसी डायरेक्शन में आ गई जिसमें मुख्य धारा थी, ठीक है। तो दोस्त का काम ही तो हुआ, जब दोस्त तुम देखते हो कि कोई बहुत गरीब परेशान चल गया हो तो उसे तसल्ली देता है दोस्त, अरे मैं हूं तेरे साथ में, ठीक है, तो मत घबरा, ले पैसे भी ले ले थोड़े बहुत, कैसे ना कैसे हेल्प करता है। और जब तुम तरक्की करने लगता हो, वही दोस्त क्या सोचता है, भाई यार ये आगे बढ़ लिया, मैं वहीं का वहीं हूँ, इसकी भी टांग खींचो, बिल्कुल ऐसे याद रख लेना इसे, ठीक है। यहाँ पे धारा को तुम क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो प्रेरित धारा उसका विरोध कर रही है। यहाँ पे धारा लगातार कम कर रहे हो, तो प्रेरित धारा क्या कर रही है उसे, ठीक है, सपोर्ट कर रही है, और मैं ठीक है, मैं तेरे साथ हूँ, बेफिक्र रहना, मैं तेरे साथ हूँ मरते दम तक, ठीक है, मैं तेरी दोस्त हूँ, ये मतलब है इसका, क्लियर है। तो स्व प्रेरण की परिभाषा क्या याद करोगे, जब किसी कुंडली के मान धारा के मान में, जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, अथवा उसको बंद किया जाता है, अथवा बढ़ाया जाता है, अथवा घटाया जाता है, ठीक है, तो उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, इस घटना को स्व प्रेरण कहते हैं। यहां तक बताइए क्लियर हो गया। इसी का भी आगे टॉपिक पढ़ेंगे हम, स्व प्रेरण गुणांक। अगला टॉपिक क्या है हमारा, स्व प्रेरण गुणांक, इसी का, या स्व प्रेरकत्व, ये लफ्ज बहुत पढ़ोगे तुम आगे, या प्रेरकत्व, स्व प्रेरकत्व या प्रेरकत्व एक ही बात है। सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं इसे, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस, इसे क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्शन क्या हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस। स्व प्रेरक गुणांक आ जा, स्व प्रेरकत्व आ जा, या फिर क्या आ जा, प्रेरकत्व आ जाए, ठीक है। वो क्या होता है, सुनो एक बात बताओ, जब तुमने इसमें धारा के मान में परिवर्तन किया, बढ़ाया या फिर घटाया, दोनों ही कंडीशन में, तो क्या हुआ होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ होगा। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ होगा तो उसमें जो फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या है एन फाई, वो किसके अनुक्रमाती होती है, धारा के, मतलब धारा पे तो डिपेंड करेगी वो, चुंबकीय फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, धारा पे। तुम कितनी धारा दे रहे हो, ज्यादा दे रहे हो, ठीक है, ज्यादा दे रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा होगा, कम दे रहे हो, ठीक है, तो कम होगा, इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स किस पर डिपेंड करेगा, धारा पे। तो फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या धारा के अनुक्रमाती होती है। जब हम अनुक्रमाती चिन्ह हटाते हैं, कांस्टेंट आ जाता है एल, ठीक है, जहां पे एल क्या है, स्व प्रेरक गुणांक या स्व प्रेरकत्व है, एक ही बात है, कुछ भी कह दो, प्रेरकत्व कह दो चाहे, ठीक है। तो एन फाई इज इक्वल टू क्या होता है, एल आई, या एल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहां लिख रहा हूं, या एल बराबर क्या हो जाएगा, एन फाई अपॉन आई। एक फॉर्मूला ये बना, एल क्या है, स्व प्रेरक गुणांक या स्व प्रेरकत्व, या खाली कह दो प्रेरक, जो दिल करे। क्या लिखोगे इसमें, फिर दोबारा सुनो, जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या एन फाई, उसमें बहने वाली धारा या प्रवाहित होने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होती है। एन फाई अनुक्रमाती आई, एन फाई इज इक्वल टू एल आई, जहां एल क्या है, स्व प्रेरक गुणांक है, एल इज इक्वल टू क्या हो गया, एन फाई अपॉन आई। क्लियर है, यहां तक बताइए। अभी खत्म ना हुआ है टॉपिक, अभी आगे बढ़ेंगे हम। आगे क्या है, एक बात बताओ, अभी हम ये बता रहे थे, जब हम धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, क्या उत्पन्न होता है, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। याद आ गया, प्रेरित विद्युत वाहक बल, और जहां पे होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल वहीं पे याद आगा हमें फैराडे का दूसरा नियम, ठीक है। तो अब उससे लेके चलेंगे वहां पर, देखो इसी को पढ़ा रहे हैं आगे, इसी के नीचे लिखेंगे हम इसकी, ठीक है, यहां पे लिख रहे हैं इसके नीचे, यदि, इसे भी साफ कर देता हूं चैप्टर का नाम, यदि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ई हो तब, ठीक है, फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से, क्या है फैराडे का नियम, फाई बी इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। बताओ, ये तो था फैराडे का नियम,
फाई इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। एक बात बताओ, अगर मैं डेल्टा बाहर ले लूं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एन फाई अपॉन डेल्टा टी। अब मैं बोलूँ एन फाई किसके बराबर है, तो तुम कहोगे सर एन फाई अभी आया तो है, एन फाई किसके बराबर है, एल आई के। तो यहाँ पर हम एल आई लिख सकते हैं, ठीक है। इसे भी साफ कर देता हूँ, नोट कर लिया होगा आपने। तो देखो फाई बी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, इसी यहाँ पे क्या आई है एल आई अपॉन डेल्टा टी, ठीक। एल क्या है यहाँ पर कोस्टेंट है, अनुक्रमादिक के चिन्ह हटाया था, कोस्टेंट ही तो आया था एल, एल तो कोस्टेंट है, उसमें तो परिवर्तन हो नहीं सकता। जब एक बार कुंडली बन जाती है, ये भी याद रखना, मैं कहूँ ये कुंडली बन गई भाई, ये कुंडली बनी हुई इस टाइम, और इसका स्वप्रेरक 5 हेनरी है। अभी लिखवाऊंगा एल का मात्रक, एल का मात्रक हेनरी होता है, 5 है। अब चाहे तुम इसमें करंट कम भेजो या ज्यादा भेजो, 5 तो कोस्टेंट है, वो तो यही रहेगा 5 हेनरी। बात समझ में आ गई। जैसे हमने तुम्हें रेसिस्टेंस के बारे में बताया था, आर क्या होता है कोस्टेंट होता है, जबकि आर बराबर वी अपॉन आई है। तुम चाहे इसमें परिवर्तन करो, इसमें परिवर्तन करो, कुछ भी करो, लेकिन आर तो कंफर्म हो गया। अगर मैं कहूं ये वायर है मेरे हाथ में और इसका 10 ओम प्रतिरोध है, कितना प्रतिरोध है रेसिस्टेंस 10 ओम, तो 10 ही रहेगा। अब तुम इसमें वोल्टेज में कम भेज दो चाहे, या धारा कम भेज दो, वो तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। इसी तरह से होता है एल, एल क्या है यहाँ पर कोस्टेंट है, ठीक है। तो एल जब कोस्टेंट है तो एल को बाहर ले लो और डेल्टा को इसके साथ ले लो अपॉन डेल्टा टी। सॉरी क्या है, सॉरी क्या किसका लिख दिया हमने यहाँ, यदि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ई हो तब, फैराडे का नियम, सॉरी क्या है फैराडे का नियम, ई तो होता है ई इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। फाई तो यहाँ आ चुका ऑलरेडी, और एन को अंदर लेगा एन फाई, फाई तो आ चुका, तो ई तो चल रहा है ई, ठीक है। अगर हमें एल निकालना हो तो एल बराबर क्या हो जाएगा, तो तुम कहोगे एल इधर रहने दो, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी इधर ले जाओ इसके बटे में, तो माइनस ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ये है भाई एल क्या है यहाँ पर स्वयं प्रेरण गुणांक, स्वयं प्रेरण गुणांक। बताओ बात समझ में आई, दोबारा थोड़ा सा फिर समझ लो। स्वयं प्रेरण गुणांक जो है मैं हेडिंग डाला था, उसमें क्या कहा कि जब हम किसी कुंडली से के धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें जो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है तो फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या एन फाई, उसमें बहने वाली धारा आई के अनुक्रमाती होती है। जो एन फाई अनुक्रमाती चिन्ह हटाते हैं, एक कांस्टेंट आ जाता है एल, जहां एल क्या है स्वयं प्रेरण गुणांक है। बात खत्म हो गई। फिर हम बोले यदि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ई हो तब, फैराडे का नियम से, तो फैराडे ने क्या नियम दिया था, ई इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा बाहर ले लिया, एन फाई किसके बराबर आया है एल आई के, एल बाहर ले लिया, डेल्टा को इधर ले लिया, क्योंकि एल तो कांस्टेंट है तो डेल्टा तो एल के साथ आ नहीं सकता, ठीक है। डेल्टा का मतलब ही क्या होता है, परिवर्तन होना किसी भी चीज में, ठीक है। तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, इसे पूरे को, ये एल के गुणा में तो है ये पूरी चीज, इसे हम इसके बटे में लिख दिया हमने, तो एल बराबर आ गया माइनस ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। माइनस का कोई इसमें इतना रोल नहीं होता, माइनस जो है माइनस सिर्फ उसका विरोध करना बताता है। अगर न्यूमेरिकल में कहीं माइनस ना भी लगाओ, भूल जाओगे न्यूमेरिकल में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एल बराबर क्या आ गया माइनस ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। एल जो है एल का मात्रक लिख रहा हूं मैं, एल का मात्रक क्या होता है, एल का मात्रक हेनरी, जिसे हम एच से लिख देते हैं, होता है। याद रखना प्रेरकत्व है एल, स्वयं प्रेरक गुणांक, स्वयं प्रेरकत्व या खाली प्रेरकत्व, इसका मात्रक क्या होता है हेनरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ठीक है। क्या है अगला टॉपिक हमारा, अन्योन्य प्रेरण। इसे इंग्लिश में कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन। ये क्या होता है, एक बात बताओ, सेल्फ प्रेरण, सेल्फ इंडक्शन जो था हमारा, ठीक है, उसमें क्या था, उसमें एक ही कोइल थी और इसी में हमने धारा के मान में परिवर्तन किया था, ठीक है। और जब धारा के मान में परिवर्तन किया था तो हमें उसमें क्या देखने को मिली थी, उसी में, उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न देखने को हो गई थी, है ना, एक प्रेरित धारा देखने को मिली थी। लेकिन इसमें क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन में, अन्योन्य प्रेरण, इसमें दो कोइल होती हैं, एक में तो हम धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, देखो मैं यहां बना रहा हूं, इससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गई, इसमें क्या लगा हुआ है, ये यहाँ पे कि तुम इसके द्वारा क्या कर सकते हो, धारा के मान में परिवर्तन कर सकते हो, ठीक है, ऐसे यहाँ की लगा दी हमने, ऐसे सही है। और दूसरी कोइल इसके बराबर में रख दो और इसमें कुछ भी बैटरी वगैरह मत लगाओ, सिर्फ क्या लगा दो, एक धारा मापी, कि भाई इसमें धारा बहेगी इस वाले में, तो हम देख लेंगे इसके द्वारा कि धारा मिली या नहीं। और क्या करो,
इस वाली कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन करो। मतलब समझ रहे हो क्या मतलब, क्या कह रहा हूं मैं? या तो इस कुंडली के में बहने वाली धारा के मान को बढ़ा दो या घटा दो। किसके द्वारा करते हैं ये काम? अब इसके RH, जिसे धारा नियंत्रक कहते हैं। ये क्या चीज है? बैटरी। ये क्या है? कुंजी के। ठीक है, तो ये बैटरी हो गई, ये कुंजी के हो गई। तो यहां से धारा जा रही है भैया ऐसे। या तो इसमें बहने वाली धारा के मान को बढ़ा दो। बढ़ा कैसे? तो जैसे इस टाइम बढ़ी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर बना लो ये ऐसे, लो इस टाइम फुल मिल रही होगी इसे, जो बैटरी से करंट निकल रही होगी पूरी की पूरी इस परिपथ में मिल रही होगी, ठीक है, बढ़ी हुई है। या फिर घटा दो। घटाओगे कैसे? इसे उठा के यहाँ को ले आओ, खट खट खट, जैसे स्टेबलाइजर ना होता है कि वोल्टेज कम कर दो, ऐसे घुमा के बढ़ा दो, वही काम हो रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ तो इसमें बहने वाली धारा के मान को बढ़ा दो या घटा दो या बंद कर दो। कुंजी क्या करेगी? यहाँ पे स्विच ऑन ऑफ बंद कर दो। 3 काम कर सकते हो, और तीनों ही करने में इसमें क्या मिलने लगे हमें? धारा के मान में धारा देखने को मिले। इसमें हर बार क्या हो? डिफ्लेक्शन हो। जब तुमने एकदम से बढ़ाया या घटाया और या बंद करा तो इसमें क्या हुई कि हर बार सुई हिलेगी। तो इसे बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। बताओ बात समझ आ गई? तो यह होता कैसे है भाई? तो तुम्हें हमने बताया था कि जब हम धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो चुंबकीय प्रेरण चुंबक देखने को मिलती है हमें धारा के द्वारा। तो जब इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर रहे हैं तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? ऐसी तो होगी बल रेखा जो ऐसे ऐसे तो जा रही होंगी। तो जैसे इससे बल रेखाएं गुजरी होंगी तो इससे पास वाली जो कुंडली है उससे टच हुई होंगी वो जाके, और जैसे टच हुई होंगी इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हुई होगी। जब इसे प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई होगी तो इसमें क्या हो रहा होगा? विक्षेपण हो रहा होगा, विक्षेप हो रहा होगा, ठीक है, डिफ्लेक्शन हो रहा होगा। सुई कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, ये मतलब है कहने का, ठीक है। इसे बोलते हैं अन्योन्य। अब इसकी परिभाषा सुन लो, अगर तुमने ये बात समझ गया हो तो अपना आप लिख दोगे, बल्कि परिभाषा सुनो। जब पास पास रखी किन्हीं 2 कुंडलियों में से किसी एक कुंडली के धारा के मान में, किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, अर्थात धारा को बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है या बंद किया जाता है, तो उसी कुंडली में, तो उसके पास वाली कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इसके नीचे आता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। बता बात समझ में आई? जैसे वहां था स्वयं प्रेरण गुणांक या स्वयं प्रेरकत्व, ऐसे इसमें आता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व। ये क्या होता है? देखो ध्यान से सुनियो। अब जब 2 कोइल है, ये भी याद रखना, जो जिसमें तुम परिवर्तन कर रहे हो धारा के मान में, इसे प्राइमरी कोइल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? प्राइमरी या प्राथमिक कुंडली। और जिसमें तुम्हें प्रेरित धारा देखने को मिल रही है तो उसे क्या बोलते हैं हम? द्वितीयक कुंडली, ठीक है। प्राइमरी कोइल को मतलब P से लिख सकते हो और इसे किससे लिख सकते हो? सेकेंडरी को S से, S फॉर सेकेंडरी, P फॉर प्राइमरी, ठीक है। तो यह होता है। अब एक बात बताओ, जब हम 2 कुंडलियों का जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ पे जरूरी है कि दोनों कुंडलियों की में ये जो फेरों की संख्या बराबर ली जाए? अलग अलग होंगी। जरूरी है कि चुंबकीय फ्लक्स दोनों में बराबर हो? बिल्कुल अलग अलग होगा, ठीक है। तो बात यह आई कि इसमें फेरों की संख्या को N1 मान लो, इसमें फेरों की संख्या को N2 मान लो, इसमें चुंबकीय फ्लक्स को φ1 मान लो, इसमें चुंबकीय फ्लक्स को φ2 मान लो। बताओ सही है? अब मैं तुमसे कहूं कि इसका जो N2 φ2 है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? तो तुम कहोगे सर इसमें परिवर्तन, इसमें जो धारा का मान में परिवर्तन हो रहा है इस पर डिपेंड कर रहा है। मतलब इसमें बहने वाली धारा में डिपेंड कर रहा है। क्यों? अगर तुम इसके अंदर धारा को कम या बढ़ती ना करोगे तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स नहीं आएगा, देखने को नहीं मिलेगा। ये बल रेखा देख रहे हो तुम? क्या है ये? क्या है ये? चुंबकीय फ्लक्स है। तो चुंबकीय फ्लक्स कब उत्पन्न हुआ इस वाली कुंडली में? जब तुमने इसके में धारा के मान में परिवर्तन किया। अगर तुम परिवर्तन नहीं करोगे इसमें धारा के मान में तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर जो N2 φ2 है, फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, वो किस पर डिपेंड कर रही है? पहली कुंडली में बहने वाली धारा के। जब हम पहली और दूसरी की बातें कर रहे हैं तो इसके अंदर जो भी चीज आएंगी वो 2 2, इसके अंदर जो भी चीज आएंगी 1 1। तो तुम कहोगे सर जब पहली कुंडली में बात कर रहे हो धारा की तो इसमें 1 लगाना चाहिए। बिल्कुल लगा दो, ठीक है। तो N2 φ2 इजिकल टू, जब हम अनुक्रमाती के चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे आता है M। वहां पे क्या आया था याद है तुम्हें? L। वहां पे क्या था? L अन्योन्य वो स्वयं प्रेरण गुणांक। यहाँ पे क्या है? M अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व, ठीक है। तो अगर हम M निकालें तो क्या आ जाएगा? M बराबर, या इधर लिख देता हूं, है ना, या M बराबर क्या आ जाएगा?
N2 φ2/I1। एक फॉर्मूला ये बन गया इसका। m क्या है यहाँ पे? अननोन प्रेरण गुणांक। ये बताइए समझ में आ गया? ये बातें यहाँ पे लिख दोगे तुम, फिर एक बार पूरा सुन लो शुरू से बिल्कुल। क्या? जब पास पास रखी किन्हीं दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो दूसरी कुंडली में, तो पास रखी दूसरी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब उसके नीचे क्या हेडिंग डालोगे? अन्योन्य प्रेरण का। ठीक है, सुनो। यदि पहली कुंडली में फेरों की संख्या n1 हो और दूसरी में n2 है, पहली कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स φ1 हो, दूसरी में φ2 हो, तब दूसरी कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या पहली कुंडली में प्रवाहित धारा I1 के अनुक्रमाती होती है। n2 φ2 अनुक्रमाती I1। ये वाला जब साइन हटता है अनुक्रमाती का तो एक कांस्टेंट आ गया m, n2 φ2 बराबर m/I1, या m बराबर क्या आ गया? n2 φ2/I1। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, प्रतिवर्ती धारा जनित्र या डायनामो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रतिवर्ती धारा जनित्र। क्या है? प्रतिवर्ती धारा जनित्र अथवा डायनामो। पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए है क्या है। देखो वैसे समझ में आ रहा होगा। प्रतिवर्ती धारा जनित्र, प्रतिवर्ती धारा मतलब एसी, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, जो हमारे घरों में आती है ना खंभों के द्वारा, उस करंट को क्या बोलते हैं हम? प्रत्यावर्ती धारा। ये हमारा अगला टॉपिक, अगला चैप्टर है भी, अगला चैप्टर जो हम पढ़ाएंगे ना नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो उसमें हमारा चैप्टर का नाम ही है प्रत्यावर्ती धारा, और उसमें समझेंगे अच्छे से। जनित्र का मतलब होता है जनने वाला, पैदा करने वाला, मतलब जनरेटर। हाँ, इसे जनरेटर भी कह सकते हैं भी। ठीक है, या जनरेटर। ठीक है, प्रतिवर्ती धारा जनित्र अथवा डायनामो या जनरेटर, कुछ भी आ जा। तो जनरेटर का मतलब क्या है? जो हम लाते हैं घरों पे भी, जनरेटर घरों में भी होते हैं, शादी ब्याह कोई प्रोग्राम होता है उसमें बुलाते हैं, है ना, जनरेटर को लगाते हैं। तो जब स्टार्ट करते हैं उसे, ठीक है, तो क्या होता है उससे हमें क्या मिलती है? प्रतिवर्ती धारा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। तो देखते हैं क्या है, सुनो। अब पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए जनरेटर करता क्या है। तो एक बात बताओ, हम जनरेटर लेकर आए, ऐसे करके याद रखो, लाए, उसमें डीजल डाला, हत्ता मारा, हत्ता ऐसे करके घुमाया, तो समझ लो हम क्या कर रहे हैं? यांत्रिक कार्य कर रहे हैं, मतलब यांत्रिक ऊर्जा। क्या दे रहे हैं हम उसे? यांत्रिक ऊर्जा। ये यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देता है? विद्युत ऊर्जा में। तो पहली बात यहीं से लिखना शुरू करेंगे। वैद्युत जनित्र या प्रतिवर्ती धारा जनित्र वह उपकरण है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। बताओ, याद हो गया? क्या कहा हमने? वैद्युत जनित्र, जो भी लिखा है पेपर में, डायनामो आए तो डायनामो कर देना कि डायनामो वह उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद आता है इसका सिद्धांत। ये सिद्धांत जो है इसका, ये किस पर काम करता है? डायनामो जनरेटर। इसका जो सिद्धांत है ये चुंबकीय आघूर्ण पर कार्य करता है। मतलब एक चुंबक होती है, उसके बीच में कुंडली लगा दी जाती है, अभी हम बनाएंगे संरचना में। ठीक है, और जिस उस पर क्या लगाया जाता है? एक बलयुग्म लगाया जाता है, जिसके कारण कुंडली घूमने लगती है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फिर क्या है हमारा जो चैप्टर का नाम है, जो अभी हम पढ़ चुके हैं, ये किसके सिद्धांत पे वर्क करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, प्रतिवर्ती धारा जनित्र अथवा डायनामो किस पर वर्क करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें चुंबक के बीच एक कुंडली को रखकर घुमाया जाता है, तेजी से घुमाया जाता है। ठीक है, जिससे कि प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, अर्थात हमें प्रतिवर्ती धारा मिल जाती है। ये भी बात समझ में आ गई? फिर दोबारा सुन लो, दोबारा भाई। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का जो उपकरण है वही क्या है? प्रतिवर्ती धारा जनित्र। इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। चुंबक के बीच में कुंडली को रखकर तेजी से घुमाया जाता है, जिसके कारण उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और हमें प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रतिवर्ती धारा प्राप्त हो जाती है। क्लियर हो गई ये बात भी? ठीक है, नोट कर लेना ये पहले ये बातें, फिर सिद्धांत। अब उसके बाद आता है संरचना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। संरचना क्या होती है? तो देखो इसे ध्यान से समझना, संरचना में कैसे बना रहे हैं। इसमें हम दो चुंबक ले लेते हैं इस टाइप से, मतलब आयताकार, बराबर बराबर।
ले ली। ये एन वाला सिरा लेते हैं और इधर लेते हैं एस, ठीक है, एन एस। इसके बीच में एक आयताकार वो रख देते हैं कुंडली, अनेक फेरों से बनी, तांबे के अनेक फेरों से बनी आयताकार कुंडली, और इसके दोनों सिरों को ऐसे करके खींच लेते हैं यहाँ तक। बता सही है। और यहाँ पर लगा देते हैं हम सर्पी वाले, मतलब दो बेलन की तरह ऐसे करके ये लगा दिए जाते हैं ऐसे, एक यहाँ और कुछ गैप देके दूसरा यहाँ लगा दिया जाता है। बता सही है। ऐसे यहाँ पर इस साइड में एक ब्रश लगा दिया जाता है कार्बन का, कार्बन की पत्ती का, और एक इस साइड में ब्रश लगा दिया जाता है। अभी सबका नाम लिखवाएंगे, ये बातें बताएंगे हम, ठीक है। और इनका संबंध किससे कर दिया जाता है? बाह्य परिपथ से। किससे? बाह्य परिपथ, ठीक है, बाह्य परिपथ से। बाह्य परिपथ मतलब जैसे हमें बल्ब जलाना है, अपने घर में लाइट देनी है, समझ लो पूरा क्या है ये जो दिख रहा है तो बाह्य परिपथ जो है क्या है? घर है, ठीक है। हमें घर में, इस घर में लाइट जलानी थी, इस घर में, ये घर है, इस घर को लाइट देनी थी, तो कहाँ से आते हैं वो वायर? जो तुमने देखा होगा जनरेटर लाए तुम, स्टार्ट कर दे, दो तार होते हैं, उससे तो जोड़ देता है वो जनरेटर वाला, है ना, और तुम्हारे घर में लाइट आ जाती है। तो इसे क्या कह रहे हैं हम? बाह्य परिपथ। बताओ, बात समझ में आ गई? ये मतलब था इसका, ठीक है। अब इनके बारे में लिख देते हैं हम, ये ए बी आयताकार कुंडली है, सी डी ये डाल दिया, ठीक है। ये नाम सुन लो भाई इसके, ये जो होती है दोनों के दोनों क्या है? ये क्षेत्र चुंबक, पहला पार्ट यही मैन है जो मैं 4 लिखवा रहा हूँ, चारों ही तुम्हें यहाँ पे लिखने हैं संरचना में। और उसके बाद ये आती है आर्मेचर। क्या है ये? आर्मेचर, जिसे हम आर्मेचर कुंडली भी कहते हैं। उसके बाद ये दोनों चीजें जो आ गई, ये है और ये, इसे कहते हैं सर्पी वाले। क्या कहते हैं? और ये जो आ गए ये और ये क्या हो गए हमारे? ब्रश, ठीक है। 4 चीजें मैन होती है जो तुम्हें लिखनी है। और ये जो इसके ऐसे करके डाल देते हैं हम, ऐसे बिल्कुल बीच में, ठीक है। ये इसकी घोड़ा नक्श हो जाती है, घोड़ा नक्श जो सब घूमते हैं। अब ध्यान से सुनना संरचना, ये बताओ बात समझ में आ गई? ऐसे बना के आना है तुम्हें बोर्ड के पेपर में भी। क्या कहा हमने? संरचना। इसमें 4 मुख्य भाग होते हैं, ऐसे लिख दो चाहे, वैद्युत जनित्र में 4 मुख्य भाग होते हैं। नंबर 1 क्या है? क्षेत्र चुंबक। जो हमने ये लिखे हैं यही लिखने हैं हमें चारों, क्षेत्र चुंबक। तो क्या लिखोगे? ये एक शक्तिशाली चुंबक NS होता है, N व S होता है, जिसका कार्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है, जिसका कार्य प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है। फिर दोबारा सुनो, ये एक शक्तिशाली चुंबक NS होता है, जिसका कार्य प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है। दूसरा आता है आर्मेचर। तो इसमें लिखेंगे, इसमें एक बहुत सारे फेरों से बनाई गई कुंडली आयताकार ABCD होती है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है और यह घूर्णन करने लगती है और इसे घूर्णन कराया जाता है, जिसे आर्मेचर कोइल भी या कुंडली भी कहते हैं, जिसे आर्मेचर कुंडली भी कहते हैं। तीसरा सुनो, तीसरा आता है ये जो लिखा था हमने, ये सर्पी वाले। सर्पी वाले, ये बताओ सर्पी वाले को कहाँ लगाया हमने? ये जो कुंडली आ रही है इसके सिरों पे ही तो लगाया है, तो यहीं पे ये लिख देते हैं, ठीक है। कुंडली के सिरों पर दो वो वले मतलब छल्ले, 2 छल्ले, ठीक है, इन्हें S1 व S2 कह दो, S1 व S2 लगा दिए जाते हैं, जिन्हें सर्पी वाले कहते हैं, ठीक है। और ये इसके साथ साथ कुंडली के साथ साथ घूमने लगते हैं। चौथे नंबर पर आता है ब्रश। क्या है? ब्रश। ब्रश क्या होता है? 2 कार्बन की पत्तियां इन सर्पी वलों पर लगा दी जाती हैं, जिन्हें ब्रश कहते हैं, ठीक है। और इनका संबंध किससे? बाह्य परिपथ से कर दिया जाता है। बताइए, क्लियर हो गया है ना? बस। उसके बाद आती है कार्यविधि। कार्यविधि सुनो भाई, क्या है? कार्यविधि नोट कर लेना जैसे मैं बोल रहा हूं। सुनो कार्यविधि, जैसे ही कुंडली ABCD घूमने लगती है तो इसका A सिरा ऊपर ऐसे तो जाएगा, ऐसे कर करके ऐसे हो रही है, और B सिरा, C सिरा नीचे, A ऊपर B की साइड में और C नीचे D की साइड में, है ना, आने लगता है। और इस प्रकार ये क्या करती है? घूर्णन करने लगती है,
ठीक है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या, इसमें ये याद रखना, इसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम धारा की दिशा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार प्रेरित धारा की दिशा हम ज्ञात कर सकते हैं इसमें बहने वाली। ठीक है, और हमें हर एक, मतलब जब एक घूर्णन होगा, एक पूरा चक्कर होगा, तो हमें एक आधे चक्कर में एक तरफ, एक साइड में धारा, देखो ऐसी तो होती है प्रतिवर्ती धारा, हम अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे भी, प्रतिवर्ती धारा ऐसे होती है। तो पहले आधे चक्कर में हमें एक साइड में एक तरफ, और दूसरे आधे चक्कर में हमें दूसरी साइड में धारा प्राप्त होती है, जिसे प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। इस प्रकार हमें प्रतिवर्ती धारा जनित्र, मतलब इस जनित्र के कारण प्रतिवर्ती धारा प्राप्त हो जाती है। देखो दोबारा सुन लो, फिर कार्यविधि समझ लो दोबारा से। क्या कह रहे हैं हम, जैसे ही कुंडली घूमना प्रारंभ करती है तो पहले आधे चक्र में प्रेरित धारा हमें एक दिशा में, और दूसरे आधे चक्र में प्रेरित धारा हमें दूसरी दिशा में प्राप्त होने लगती है, जिसकी दिशा हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दो दिशाओं में धारा मिलती है, क्योंकि इससे हमें दो दिशाओं में धारा प्राप्त होती है, अतः जनित्र के द्वारा प्रतिवर्ती धारा प्राप्त की जाती है। ठीक है, बस इतना कंप्लीट हो गया हमारा ये टॉपिक। ठीक है, एक और लफ्ज आता है एडी करंट्स, भंवर धाराएं, वो इसमें पढ़ लो, इसी चैप्टर में है। क्या है, भंवर धाराएं। भंवर धाराएं, इन्हें क्या कहते हैं इंग्लिश में, एडी करंट। क्या होती है एडी करंट? एक बात सुनो, अगर यहाँ पे कोई ये टुकड़ा लोहे का, कोई भी, ठीक है, मेटल है, कोई भी धातु है, इसे तुम चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया और इसे क्या करा, खींचने लगे तुम, चुंबकीय क्षेत्र से बाहर को खींचने लगे, तो इसके संपूर्ण आयतन में, टोटल आयतन में एक धारा उत्पन्न हो जाती है चक्करदार, इस टाइप से। ऐसे चक्करदार धारा पूरे आयतन में, उन्हीं धाराओं को कहते हैं भंवर धाराएं। तो इसकी परिभाषा सुनो, लिख लो, मैं बोल रहा हूं। जब किसी धातु के टुकड़े को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, ठीक है, वी वेग से खींचा जाता है, तो उसके संपूर्ण आयतन में एक प्रकार की चक्करदार धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो कि जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान होती हैं। भंवर धाराएं उन्हें कहते हैं, जल में तुमने देखा हो, जैसे हम पत्थर मार दे तालाब में, नदी में, तो बहुत दूर तक ऐसे घेरे घेरे से न बन जाते हैं, उन्हें भंवर धाराएं बोलते हैं। तो इसमें बिल्कुल ऐसी घेरे घेरे से बन गए, और बना सकते हो तुम ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे चक्करदार। ठीक है, तो इसलिए इन्हें भी क्या बोला गया, भंवर धाराएं बोला गया है। फिर दोबारा सुनो, दोबारा लिख लो, क्या कह रहा हूं मैं। जब किसी धातु के टुकड़े को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से खींचा जाता है, तो उसके संपूर्ण आयतन में एक चक्करदार धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, एक प्रकार की चक्करदार धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो कि जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान होती हैं, अतः इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। ठीक है, इनके बहुत सारे उपयोग में भी ला दिया गया। ठीक है, इनका वैसे ज़्यादातर हानि होती है भंवर धाराओं की। जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, प्रतिवर्ती धारा, उसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर, तो हम ये भी बताएंगे कि भंवर धाराओं से हानि क्या क्या होती हैं और इन्हें कैसे बचाव किया जा सकता है इनसे, कि ना उत्पन्न हो। तो जनरेटर, उसमें ट्रांसफार्मर में हम इसके बारे में जिक्र भी करेंगे। ठीक है, आज हमारा ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।